तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या द फिंड ब्रे वाइट हमें AEW कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। इस साल के AEW कंपनी के ऑलरेडी पेपर की स्टार रेटिंग आ चुकी है। एक AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लगता है कि उसे AEW कंपनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। जिसके साथ ही गाइस इस साल का AEW कंपनी का ऑलरेडी पेपर व्यू AEW कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू बन चुका है। जिन सब अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइस जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस जब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें ब्रायन पिलमन जूनियर और मैक्स कैस्टर का मैच देखने को मिला था। जो मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर द क्लेम ब्रायन पिलमन जूनियर को अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने आकर ब्रायन पिलमन जूनियर को बचा लिया था और इसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ गया था। पर गाइज फिर एक बार इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। और गाइज जिन फैंस ने इस वीक का AEW का रैम्पेज शो देखा है उन फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। जिन वीडियोस के अंदर हम देख सकते हैं कि इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली ब्रायन पिलमन जूनियर के साथ मिलकर अपने होम टाउन यानी कि सिंसिनेटी ओहायो के अंदर अपने होम टाउन फैंस के सामने स्काईलाइन चिल जिंगल सॉन्ग गा रहे हैं। जो सॉन्ग में यहाँ पर आपको नहीं सुना सकता क्योंकि यह ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कॉपीराइट प्रॉब्लम्स आते हैं। पर अगर इस पर कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैं वीडियो कल सुबह आपको हमारे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर दूंगा। पर इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन पिलमन जूनियर ने मिलकर सिंसिनेटी ओहायो के क्राउड के सामने स्काईलाइन चिल जिंगल सॉन्ग गाया है। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रोबेबली AEW का हर एक डायनामाइट शो या फिर AEW का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद हमें AEW सुपरस्टार सिंगर बनते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके पहले CM पंक ने AEW रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद थैंक्स फॉर बीइंग अ फ्रेंड गाना गाया था। तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद स्काईलाइन चिली जिंगल गाना गा रहे हैं जो देखने के लिए काफी फनी चीज है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में किस AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड को AEW काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है और अब AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स हो चुकी है जिन्हें कि अब AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिलता। लेकिन गाइज फिर भी AEW किस तरीके से मैनेज कर 1-2 महीने में 1-2 बार किसी भी सुपरस्टार को अपने डायनामाइट शो के ऊपर फीचर करती है। पर गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में एक AEW सुपरस्टार की वाइफ को ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड को AEW अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द मशीन ब्रायन केज है। और हाल ही में ब्रायन केज की वाइफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए ब्रायन केज की वाइफ बता रही थी कि उन्होंने ब्रायन केज को इंडिपेंडेंट सर्किट के ऊपर देखा है और इंपैक्ट रेसलिंग और लूचा लिबरे के ऊपर उनका वर्क देखकर और हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर ब्रायन केज का वर्क देखकर मेलिसा सैंटोस को ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में AEW ब्रायन केज को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बात यहाँ पर मेलिसा सैंटोस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बताई। और गाइज इसके ऊपर अब तक ब्रायन केज का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि AEW ब्रायन केज को काफी धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। और माना कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज AEW कंपनी के अंदर मिड कार्ड के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन गाइज जैसे जैसे ब्रायन केज अपनी मिड कार्ड की फुट कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हमें ब्रायन केज आगे चलकर मेन इवेंट लेवल के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस सब के बावजूद भी ब्रायन केज ने AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली के खिलाफ AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल किया है। ब्रायन केज डबल और नथिंग पेपर के अंदर फर्स्ट एवर कैसीनो लैडर मैच के विनर बने थे। ब्रायन केज ने अपनी खुद की FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बनाई। ब्रायन केज ने एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ एक काफी बढ़िया मैच दिया। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि AEW ब्रायन केज को काफी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। पर गाइज ये बात भी सच है कि AEW ब्रायन केज को उनकी फुल पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रही। पर अब देखते हैं कि धीरे धीरे आगे ब्रायन केज का AEW कंपनी अंदर करियर कैसा होता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW ब्रायन केज को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर की स्टार रेटिंग क्या रही। और गाइज मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर डेव मैडजर की स्टार रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि डेव मैडजर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी दिनों से एक्टिव है। इसीलिए मैं तो डेव मैडजर की स्टार रेटिंग मानता हूँ। और माना है कि कभी कभी डेव मैडजर थोड़ी फार बायस होते हैं। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि रेसलिंग को जज करने के लिए डेव मैडजर का दिमाग काफी अच्छा है। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू की डेव मैडजर के हर एक मैच की स्टार रेटिंग बताने वाला हूँ। जिसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मैं इस स्टार रेटिंग से एग्री करता हूँ या नहीं और मेरे हिसाब से किस मैच को कितने स्टार मिलने चाहिए थे। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू की बाइन शो से जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स और जोरासिक एक्सप्रेस का मैच हार्डी फैमिली ऑफिस के अगेंस्ट देखने को मिला था। और गाइस ये मैच एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की स्टार रेटिंग की तो गाइस डेव मैडजर ने इस मैच को 3.75 स्टार रेटिंग दी है। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है क्योंकि हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले थे। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच की स्टार रेटिंग बिल्कुल सही है। पर इसके बाद हमें एक्चुअल पेपर के ऊपर सबसे पहला मैच देखने को मिला था AEW कंपनी के TNT चैंपियनशिप के लिए TNT चैंपियन मीरो और चैलेंजर एडी किंगस्टन के बीच में। और गाइस इस मैच को डेव मैडजर की तरफ से मिली है 4 स्टार रेटिंग जो मेरे हिसाब से थोड़ी फार ज्यादा है क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को 3.75 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। पर
डे मैडजन ने इस मैच को 4 स्टार रेटिंग दी है। पर इसके बाद ऑल आउट पेपर व्यू पर हुए जॉन मॉक्सली और सतोशी कोजिमा के मैच को मिली है 4 स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इतनी रेटिंग डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद जो हमें एडब्ल्यू कंपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में मैच देखने को मिला, तो इस मैच को स्टार रेटिंग मिली है 4 स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ी फार ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को मिलने चाहिए 3.75 स्टार्स। पर गाइज इसके बाद एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए यंग बक्स और लूचा ब्रोस के बीच में स्टील केज मैच को मिली है 5.75 स्टार्स, जिससे कहना पड़ेगा कि यहाँ पर इस मैच ने 5 स्टार का स्केल ब्रेक कर दिया है। और गाइज मेरे हिसाब से तो ये मैच एक 6 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर गाइज फिर भी यहाँ पर मेरे हिसाब से 5.75 स्टार्स ठीक है। पर इसके बाद एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच को मिली है 3.25 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है। और मुझे लगता है कि इस मैच को इतनी स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। पर इसके बाद क्रिस जेरिको और एमजेएफ के बीच में हुए मैच को मिली है 3.75 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, इसलिए ये मैच एक 4 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद सीएम पंक और डार्बी एलिन के बीच में हुए मैच को मिले 3.75 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। पर इसके बाद पॉल वाइट और क्यूटी मार्शल के बीच में हुए मैच को मिली है 1 स्टार, जो देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मैच को इससे ज्यादा स्टार रेटिंग मिल सकती है। पर फाइनली यहाँ पर ऑल आउट पेपर के मेन इवेंट यानी कि क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा के बीच में हुए एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को मिली है 4.25 स्टार्स, जो देखा जाए तो ठीक ही है। और गाइज मुझे लगता है कि मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। और गाइज यही है इस साल के एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट पेपर के मैच की स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। और गाइज इस कार्ड का सबसे पोर रेटेड मैच रहा पॉल वाइट और क्यूटी मार्शल के बीच का मैच, जिस मैच को मिले सिर्फ 1 स्टार। लेकिन सबसे बढ़िया मैच रहा यंग बक्स और लूचा ब्रोस के बीच में स्टील केज मैच, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थे, क्योंकि इस मैच को मिली है 5.75 स्टार्स। और गाइज ओवरऑल एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर 10 मैचेस में से 5 मैचेस को 4 स्टार या फिर 4 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, जो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइज जिससे आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना बढ़िया पेपर था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट पेपर की स्टार रेटिंग के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पेपर की स्टार रेटिंग बहुत ही अच्छी थी, और मेरे हिसाब से पेपर भी काफी बढ़िया पेपर था। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट पेपर एडब्ल्यू कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर कैसे बन चुका है। तो गाइज अगर आपको पेपर का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि पेपर खरीद कर देखना पड़ता है। लेकिन गाइज अगर आपको पेपर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको अगर कोई पेपर प्रोग्राम देखना है तो आपको पेपर प्रोग्राम देखने के लिए आपको प्रोग्राम पैसे देकर खरीद कर देखना पड़ता है, क्योंकि गाइज पेपर का मतलब ये होता है कि पे पर व्यू। और गाइज ऐसी ही एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर 4 बड़े पेपर यूज करती है, जो कि डबल ऑन नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सभी लोगों को ये पेपर देखने के लिए पैसे देकर खरीदना पड़ता है, और यहाँ पर फैंस पैसे देकर ये पेपर खरीद कर देख सकते हैं। और इससे एक्चुअली किसी भी रेसलिंग कंपनी का काफी ज्यादा फायदा होता है। और गाइज हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद ऑल एलिट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के बाय रेट सामने आए हैं। और अगर आपको पता नहीं कि बाय रेट्स क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय रेट्स का मतलब ये होता है कि वो पेपर कितने लोगों ने खरीद कर देखा। और गाइज हाल ही में हुआ एडब्ल्यू कंपनी का रेवोल्यूशन पेपर एडब्ल्यू कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर था, क्योंकि गाइज उस पेपर को करीब 1.5 लाख बाइज मिले थे, यानी कि करीब 1.5 लाख लोगों ने वो पेपर खरीद कर देखा था। और गाइज ये एडब्ल्यू कंपनी का अब तक का सबसे हाईएस्ट बाइड पेपर था। पर गाइज हाल ही में अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पेपर अब तक का एडब्ल्यू कंपनी का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल पेपर बन चुका है। और गाइज इस साल के ऑल आउट पेपर ने लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर से करीब दुगनी कमाई की है, यानी कि लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर से इस साल का ऑल आउट पेपर करीब दुगने लोगों ने खरीदा है। और लास्ट ईयर का ऑल आउट पेपर करीब 1,20,000 लोगों ने खरीद कर देखा था। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि इस साल का ऑल आउट पेपर करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है, जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के पेपर के अंदर काफी बड़ा जंप है। और गाइज आप इसे समझ सकते हैं कि इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पेपर एडब्ल्यू कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर बन चुका है। लेकिन गाइज अब तक यहाँ पर इस पेपर के एक्चुअल बाय रेट सामने नहीं आए कि एक्यूरेटली कितने लोगों ने पेपर खरीद कर देखा है। लेकिन इस साल का ऑल एलिट रेसलिंग ऑल आउट पेपर करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है, जिससे कि इस साल का ऑल आउट पेपर एडब्ल्यू कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल पेपर बन चुका है। और गाइज इससे एडब्ल्यू कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, जो देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज हूँ, क्योंकि गाइज मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीएम पंक के ऑल आउट पेपर पर आने के बाद एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट पेपर के बाय रेट्स करीब 2 लाख से भी ज्यादा जाने वाले हैं। पर गाइज यहाँ पर ऐसा हो चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं। और गाइज यहाँ पर ब्रे वाइट के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में रेसलिंग न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई द फील्ड यानी कि ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, और अब ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ नहीं है। लेकिन अभी ब्रे वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक नॉन कम्पीट क्लॉज शुरू है, इसलिए ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद करीब 90 दिनों तक किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। और ब्रे वाइट
वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज करीब करीब अक्टूबर 30 को खत्म होने वाला है। पर गाइस फैंस से जानना चाहते थे कि WWE से रिलीज होने के बाद अब ब्रे वाइट किस रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और गाइस हाल फिलहाल में से बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जो रिपोर्ट हमें बताते हैं कि हमें प्रोबेबली ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में ब्रे वाइट और AEW कंपनी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो रिपोर्ट हमें बताती है कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ऑफिशियल्स और ब्रे वाइट के बीच में ब्रे वाइट को AEW कंपनी के अंदर लाने के बारे में बातचीत चल रही है और ये बातचीत काफी पॉजिटिव डायरेक्शन अंदर जा रही है। जिस अपडेट से आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर AEW और ब्रे वाइट इन दोनों के ही बीच में ब्रे वाइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बातचीत हो रही है। और इस बातचीत से तो यही लगता है कि हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस हाल ही में ब्रे वाइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है और गाइस ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर कब डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप काफी शॉक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैनेजर का कहना है कि हमें शायद ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर इस सितंबर महीने के आखिर में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग बात है क्योंकि गाइस ब्रे वाइट का WWE नॉन कम्पीट क्लॉज अक्टूबर 30 तक चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर डे मैनेजर रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद हमें ब्रे वाइट सितंबर महीने के आखिर तक AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके पीछे डे मैनेजर ने एक वजह बताई और यहाँ पर डे मैनेजर ने कहा कि प्रोबेबली ब्रे वाइट का WWE कंपनी के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज शॉर्ट कर दिया गया है और अब हमें ब्रे वाइट काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वो भी सितंबर महीने के आखिर तक। और ये रिपोर्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ पर डे मैनेजर ने भी बताया कि हमें ब्रे वाइट के डायनामाइट शो के ऊपर अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर डे मैनेजर ने बताया कि गाइस हमें ब्रे वाइट सितंबर 29 को होने वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि गाइस सितंबर 29 को होने वाला AEW का डायनामाइट शो लेट ग्रेट ब्रॉडली के होम टाउन के अंदर है। इसलिए गाइस शायद हमें ब्रे वाइट सितंबर 29 को होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में डे मैनेजर ने बताई है। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो हमें काफी जल्द ही और काफी शॉकिंग तरीके से ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो मैं ये रिपोर्ट देखकर काफी खुश होने वाला हूँ और मुझे भी देखना है कि ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आने के बाद क्या करते हैं। पर गाइस इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर गाइस जैसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all?